नमस्कार, स्वागत है आप सबका बेसिक कंसेप्ट फॉर यू के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम डेसिमल नंबर सिस्टम के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न संख्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। संख्या पद्धति का एक चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक चैप्टर है दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या है? संख्याओं को लिखने के लिए इसके अंतर्गत संख्याओं को लिखने के लिए अंकों की जो कुल संख्या होती है वो 10 अंकों की संख्या का प्रयोग किया जाता है, 10 मानों का प्रयोग किया जाता है, 10 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं अंक की। अंक होता है, अंक को डिजिट बोलते हैं। डिजिट्स अंक होते हैं। इन्हीं की सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिख पाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो होता है डिजिट्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 अंकों का प्रयोग दशमलव पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। इन्हें अंक कहा जाता है। इन्हीं अंकों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्या को लिख पाते हैं। 1 से लेकर 9 तक की संख्या, उसके बाद 0 का प्रयोग किया जाता है 10 में, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80, 80 के बाद 90, 90 के बाद 100, 100 के बाद 101 में भी प्रयोग होता है, 102 में भी प्रयोग होता है। इसी तरह आगे प्रयोग होता रहता है, 0 का प्रयोग होता रहता है। अगला हम बात करते हैं संख्या की। संख्याएं क्या होती है? ये संख्याएं को नंबर्स कहा जाता है। नंबर्स 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। 9 के बाद जो होती हैं हमें प्राप्त होते हैं वे संख्याएं होती हैं 10। जनरली हम लोग 1, 2, 3 सभी को संख्या कहते हैं, लेकिन 1 से लेकर 9 तक को अंक कहा जाता है। 9 के बाद जो आते हैं वे सभी संख्याएं होते हैं। संख्याएं अनगिनत होती हैं, इनकी कोई गिनती नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या तो हम प्राप्त करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या हम प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि प्रत्येक संख्या के साथ एक जुड़ता जाता है। अंकों को क्रमवार आगे बढ़ने से हमें जो प्राप्त होती है वे संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, अंकों को क्रमवार आगे जो हमें प्राप्त होती है उन्हें संख्याएं कहते हैं। उन्हें संख्याएं कहा जाता है या संख्याएं कहते हैं। संख्यों के क्रमवार आगे बढ़ते रहने से जो प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते क्या होता है? 10, 11, 12, 13। ये अनंत होती है। इनकी कोई सीमा नहीं होती है, ये अनंत तक जाती हैं, संख्याएं अनंत होती हैं। लेकिन जनरली हम 1, 2, 3, 4 यहाँ से जो शुरू होती है, जनरली 1 से शुरू होती है, वे सभी संख्याएं कहलाती हैं, वे सभी संख्याएं मानी जाती हैं। तभी तो कहा जाता है 1 अंकों की संख्या। तो 1 अंकों की संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है। अब है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार क्या क्या होते हैं? चलिए बताइए, आप लोगों के हिसाब से संख्याओं के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? तो चलिए बात करते हैं। संख्याओं का सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है उसका प्राकृत संख्या होता है। सबसे पहला जो प्रकार होता है संख्याओं का वो होता है प्राकृत संख्या। सबसे पहले हम नेचुरल चीज़ों की ही बात कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स, इन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल मतलब वास्तविक, तो जिसे बनाया नहीं गया वह स्वतः बना, और सभी के मूल में वे संख्याएं होती हैं, उन्हें ही हम प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, जनरली हम गिनती की संख्या जो होती है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जनरली क्या होती है कि गिनती की जो संख्या होती है, गिनती हम लोग तो गिनते ही हैं, किसी भी चीज़ को गिनते हैं,
काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से किसी भी चीज़ को गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो उसके लिए जो हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या की कुछ अपनी विशेषताएं होती है। सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, और बड़ी तो हम ज्ञात कर ही नहीं सकते। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या जिसको अंग्रेजी में होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर्स। होल मतलब होता है पूरा, समूचा। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स मतलब जो संपूर्णता की बात करते हैं। ये तो संपूर्ण नहीं है, नेचुरल नंबर्स जो है संपूर्ण, लेकिन पूर्ण संपूर्णता की जो बात करें उसी को होल नंबर्स या संपूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्णता की बात करें, ये तो पूर्ण होता नहीं। 1 से लेकर हम 9 तक बात करते हैं, फिर 10, उसमें शून्य आता है। तो जितने भी प्राकृत संख्या हैं, देखिए शून्य, 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 शून्य का अपना महत्व होता है। जब हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को मिलाते हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जब शून्य को मिला दिया जाता है, प्राप्त जो संख्या होती है, प्राप्त संख्या पूर्ण का संख्या कहलाती है। प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए, ये है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? जो गिनती की संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है। तो गिनती की जो संख्या होती है, गिनती की संख्या जो होती है उसे प्राकृत संख्या होती है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 2 3 4 5 6 यहीं से शुरू होती है। 1 से ही शुरू होती है, तो जो संख्या जहाँ से शुरू होती है सबसे छोटी वही होती है। तो 1 से शुरू है, तो इसकी सबसे छोटी जो संख्या होती है प्राकृत संख्या वो 1 होती है। पूर्ण संख्या जो होती है वो शून्य, प्राकृत संख्या के पहले शून्य मिला देने से, यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर लेने से जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इनकी भी बड़ी संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते, इनका मान भी अनंत होता है, ये अनंत रूप तक होते हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा मान हम प्राप्त नहीं कर सकते। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। आप उदाहरण के तौर पर इसको हम देख सकते हैं। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो हम कह दे सकते हैं कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो शून्य होती है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो शून्य होती है। तीसरी संख्या जो है वो है संपूर्ण संख्या। अब तो पूर्ण हो गया, लेकिन ये संपूर्ण क्या है? संपूर्ण संख्याएं। अभी तक हमने पढ़ा है संपूर्ण पूर्ण संख्या, लेकिन ये संपूर्ण संख्या क्या है? संपूर्ण मतलब जिसको हम कहते हैं परफेक्ट। परफेक्ट उसको कहते हैं जो हर तरह से कंप्लीट हो, हर प्रकार से कंप्लीट हो, उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो संपूर्ण संख्या उसको कहते हैं कि जिन संख्याओं के अपवर्तकों का योग दी गई संख्या के दुगनी हो। किसी भी संख्या के अपवर्तकों का योग, जिन संख्याओं के अपवर्तकों का योग, जिन संख्याओं के अपवर्तकों का योग, अपवर्तक कहें तो गुणनखंड, अपवर्तकों का योग। और गुणनखंड 2 प्रकार के होते हैं, एक अपवर्तक होते हैं, दूसरा अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अपवर्तकों का योग उस संख्या से हमेशा दुगनी होनी चाहिए। किसी भी संख्या के अपवर्तक का योग अगर उस संख्या से दुगनी हो जाए, उस संख्या से दोगुनी हो तो उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या के अपवर्तकों का योग उस संख्या से दोगुनी हो जाए तो उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या जिसको हम परफेक्ट नंबर्स कहते हैं, संपूर्ण संख्या। ये संपूर्ण संख्या क्या है? तो संपूर्ण संख्या आप उदाहरण के माध्यम से समझ पाएंगे। इसके परिभाषा के माध्यम से अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो उदाहरण के माध्यम से आराम से समझ लेंगे। देखिए, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या होती है? तो 6 होती है।
सबसे छोटी जो संपूर्ण संख्या होती है वो 6। कैसे होती है संपूर्ण संख्या 6? तो देखते हैं 6 के अपवर्तक क्या होते हैं। 6 1 से विभाजित होता है, 2 से भी विभाजित होता है, 3 से भी विभाजित होता है और 6 से भी विभाजित होता है। अब परिभाषा के आधार पर हम यह कहते हैं कि जिन संख्याओं के अपवर्तकों का योग उस संख्या से दोगुनी हो तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये तो अपवर्तक हमने लिख दिया। अपवर्तक लिखने का सबसे आसान तरीका है कि उसके सभी गुणनखंडों को बारी बारी से लिख लें, ये उसके अपवर्तक होते हैं। अर्थात अपवर्तक का मतलब वो होता है कि वैसी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, वो संख्याएं उसके अपवर्तक कहलाते हैं। तो 6 का एक गुणनखंड 1 है, 1 तो सभी का गुणनखंड होता है। 6 का एक गुणनखंड 2 भी है, अर्थात 2 से 6 में विभाजन किया जा सकता है पूर्ण रूप से। 6 का एक गुणनखंड 3 भी है, क्योंकि 3 से पूर्ण रूप से विभाजित किया जा सकता है 6 को। और 6 का एक गुणनखंड खुद 6 भी है। तो वैसी संख्या जो स्वयं 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं संपूर्ण संख्या की। अब इसको देखते हैं, इसके अपवर्तकों का योग कितना होता है। अपवर्तकों का योग 1 और 2, 2 1 3 होता है, 3 और 3 6 होता है, 6 और 6 12 होता है। और इसकी परिभाषा के आधार पर हम देखते हैं कि अपवर्तकों का योग उस संख्या से दुगनी हो जाए तो 6 का दुगना 12 होता है। और अपवर्तकों का योग हम देख रहे हैं कि ये 12 है, अर्थात संपूर्ण संख्या 6 होता है। यानी कि 6 एक संपूर्ण संख्या है। 6 क्या है? संपूर्ण संख्या है। 6 क्या है? संपूर्ण संख्या है। इसी प्रकार दूसरा जो संपूर्ण संख्या है वो है 28। दूसरा जो संपूर्ण संख्या है वो है 28। 28 का अपवर्तक 1, 28 का अपवर्तक 1 2 4 7 14 और 28, ये 28 के अपवर्तक हो गए। अब इसको हम देख लेते हैं योग करके। 28 के सभी अपवर्तकों का योग 1 + 2 + 4 + 7 + 14 और +28, इन सभी अपवर्तकों का योग हम करते हैं तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, 28 और 28 56। ये सभी अपवर्तकों का जब हम योग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 56। और 56 जो है 28 का दोगुना अंक होता है, अंक या संख्या होता है। 28 की दोगुनी जो संख्या होती है वो होती है 56। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 28 एक संपूर्ण संख्या है। तो एक संपूर्ण संख्या 6 है, दूसरा संपूर्ण संख्या 28 है और तीसरा संपूर्ण संख्या जो है वो 496 है। इसके बाद जो अगली जो संपूर्ण संख्या है जिसका पता अभी तक नहीं लग पाया है, लेकिन संपूर्ण संख्याओं की गणना करना भी आसान नहीं होता है क्योंकि ये भी अनंत होती हैं। चलिए, संपूर्ण संख्या के बाद चौथे स्थान पर जो है उसको बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम मतलब होता है बराबर संख्या। ऐसी संख्याएं जो सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर्स कहा जाता है। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, सम संख्याओं को इंग्लिश में इवन नंबर्स कहा जाता है। ये सम संख्याएं क्या होती है? जनरली हम बात करते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं 4 5 6 8 9 5 6 8 7 6। अब पूछेगा ये सम संख्या है या विषम संख्या है? नियम के आधार पर हम जो नियम जानते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। इस नियम के आधार पर अगर हम देखते हैं तो इसको 2 से विभाजित करने में हमें बहुत सारा समय लगता है। तो इसको आसानी से समझने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक है, इस आधार पर हम आसानी से इसको समझ सकते हैं कि ये सम है अथवा विषम है। तो देखिए, जिन संख्याओं का इकाई अंक यानी अंतिम अंक, इकाई अंक यानी दाहिने से पहला अंक, इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, जिन संख्याओं का इकाई अंक इनमें से कोई भी अंक हो जाए तो वो संख्या सम होगी। क्या होगी? सम होगी। क्या होगी? सम होगी। जिन संख्याओं का इकाई अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी हो, वैसी संख्या सम संख्या होगी। अब इस आधार पर हम इसको देखते हैं, इसका इकाई अंक कितना है? 6 है, तो ये एक सम संख्या है। कितना आसानी से हम समझ पाए हैं कि ये सम संख्या है या नहीं है। आगे बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्याएं, विषम जो सम के ठीक उलट हो, विषम संख्याएं, इसको बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर्स। विषम संख्याएं क्या है? अभी तक आपने जो भी संख्याएं पढ़ी है, जैसे भी तरीके से पढ़े हो, उसमें कुछ अलग आप देख लीजिए तरीका। सम संख्या और विषम संख्या ढूंढने का बहुत ही आसान तरीका है। विषम संख्या जनरली कहा जाता है कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है उन संख्याओं को विषम संख्या कहा जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये 7 6 5 4 3 2 6 8 और 7 ये सम संख्या है या विषम संख्या है? इतनी बड़ी संख्या को हम कैसे आसानी से बता सकते हैं कि ये सम है अथवा विषम है? तो सम तो हम ये जान लेते हैं कि इसके पहले जो हमने पढ़ा कि जिसके स्थान पर 0 2 4 6 8 हो
वो सम होगा। तो इसके अंतिम इकाई यानी इकाई के स्थान पर हम देख रहे हैं कि 7 है, 7 है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सम नहीं है। तो सम नहीं है तो क्या होगा, विषम होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये विषम ही है। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि देखते हैं कि इसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। वे सभी संख्याएं ओड नंबर्स होती हैं। वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती है। कितनी आसानी से हम इसको समझ पा रहे हैं कि ये संख्याएं विषम है अथवा सम है। तो दोनों ट्रिक हम समझ गए। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वे सम होंगी, और जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो वे विषम संख्याएं होंगी। चलिए अगला बात करते हैं। भाज्य संख्या। भाज्य क्या है? भाज्य संख्या, इसमें है भाज्य, यौगिक या संगत संख्याएं। संगत संख्या, भाज्य संख्याओं को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं क्या है? तो भाज्य संख्याओं की परिभाषाएं तो बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है। उसमें सबसे आसान और सटीक जो परिभाषा है यह है कि जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक यौगिक हो, अपवर्तक हो, जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक क्या हो, अपवर्तक हो। अपवर्तक क्या होता है कि गुणनखंड हो, अपवर्तक हो। अपवर्तक क्या होते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए। अगर 4 हम लिखते हैं तो 4 के अपवर्तक कौन कौन से होते हैं? अपवर्तक वैसी संख्या को कहते हैं जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं। तो 4 जो है वो 1 से विभाजित हो जाती है, 2 से भी हो जाती है और 4 से भी हो जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 के अपवर्तक 1 है, 2 है और 4 है, अर्थात इसके 3 अपवर्तक है। कितने अपवर्तक हैं? 3 अपवर्तक हैं। इसके अपवर्तकों की संख्या 3 है। अब हम 6 की बात करते हैं तो 6 में 1, 2, 3 और 6, इसमें कितने अपवर्तक हैं? 4 अपवर्तक है। कितने अपवर्तक हैं? 4 अपवर्तक हैं। तो यह भी एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या या संगत संख्या भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संगत संख्या है कंपोजिट नंबर्स। इसको आसानी से समझने के लिए हम यह कहते हैं कि जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक क्या हो, अपवर्तक हो। अपवर्तक क्या होते हैं? अभी हमने बताया कि अपवर्तक वैसी संख्याओं को कहते हैं जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो 3 अपवर्तक या 3 से अधिक हो जाए, 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से अधिक हो या 3 हो, तो वे सभी क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या कहलाते हैं। या इसको हम दूसरी परिभाषा से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो संख्याएं, वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, किसी और संख्या, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, किसी और संख्या से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य, यौगिक या संगत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भाज्य, यौगिक या संगत संख्या कहते हैं। यहाँ हमने 2 तरीकों से भाज्य यौगिक संख्याओं को समझने का प्रयास किया है। पहला है जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। अपवर्तक के कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरा है जो संख्या एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं के अलावा, एक जो है वो तो सभी संख्या का गुणनखंड होता है, एक जो है वो सभी संख्या से विभाजित हो जाती है। आगे देखते हैं 7वां है अभाज्य या इसको रूढ़ भी बोला जाता है, रूढ़ संख्या, या इसको असंगत संख्या भी बोलते हैं। असंगत संख्याएं, अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, रूढ़ संख्या या असंगत संख्या भी कहते हैं अभाज्य संख्या को। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। इसको समझते हैं कि प्राइम नंबर या रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या क्या होते हैं। तो देखिए, जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड हो। जिन संख्याओं के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो,
दो गुणनखंड होते हैं, दो ही गुणनखंड हो। सबसे पहला जो गुणनखंड होगा वो एक होगा और दूसरा जो गुणनखंड होगा वो खुद का होगा, स्वयं होगा, वो संख्या खुद होगी। तो ऐसे ही दो गुणनखंड, पहला एक दूसरा स्वयं, तो सिर्फ दो गुणनखंड हो वे सभी क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। देखिए दो गुणनखंड कैसे हैं, जैसे कि दो ले लेते हैं, दो का गुणनखंड क्या क्या होगा? एक होगा और दो होगा। फिर तीन ले लेते हैं, तीन का गुणनखंड क्या क्या होगा? एक होगा और तीन होगा। फिर पाँच ले लेते हैं, एक इसका गुणनखंड क्या क्या होगा? एक और पाँच होगा। फिर उसी प्रकार हम अगला जो लेते हैं वो सात लेते हैं, इसका गुणनखंड क्या क्या होगा? एक होगा और सात होगा। फिर हम 11 लेते हैं, 11 का गुणनखंड क्या क्या होगा? एक होगा और 11 होगा। इस प्रकार आगे भी संख्याओं को हम लेते जाएंगे तो हम देखते हैं कि जितने भी संख्याएं जिनका गुणनखंड दो हो वे सभी संख्याएं अभाज्य होंगी, वे सभी संख्या क्या होंगी? अभाज्य होंगी। फिर हम 13 की बात करते हैं तो 13 भी एक अभाज्य संख्या है जो एक और 13 एक और स्वयं से विभाजित होता है। दो ही चीज़ है जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं से ही विभाजित हो, तीसरा उसमें कोई गुणनखंड ना हो, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक की जितने भी अभाज्य संख्या है उसको कंप्लीट माइंड में रखना है। 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं को निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप क्या करें? 1 से 100 तक की गिनती लिख लें। 1 से 100 तक की गिनती लिख लें। 1 से 100 तक की क्या करें? गिनती लिख लें। गिनती लिखने में थोड़ा सा 1 से 100 तक की क्या करें? गिनती लिख लें। 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस प्रकार करके 1 से 100 तक की गिनती लिख लें। फिर हम क्या करते हैं? 1 से तो सभी संख्या विभाजित होती हैं तो 1 को छोड़ देना है। अब 2 को छोड़ते हुए 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को क्या करना है? घेरा लगा देना है। 2 से विभाजित होने वाली जितने भी संख्या हैं उन सबको क्या करना है? घेरा लगा देना है। इस प्रकार हम घेरा लगाते हुए 100 तक बढ़ते जाएंगे। फिर अब 3 से जो विभाजित संख्या है उनको हम घेरते हुए चलेंगे, उनको हम गोला करते हुए चलेंगे, उनको हम इंगित करते हुए चलेंगे। 3 से विभाजित 6 है, 6 से विभाजित 9 है, 9 से फिर 3 से विभाजित 12, 12 के बाद है 15। ये सभी को हम घेरते हुए चलेंगे तो अंत में हम पाएंगे कि जो हमारे पास अभाज्य संख्याओं का श्रृंखला बनता है, अभाज्य संख्याएं जो हमारे पास प्राप्त होती हैं 1 से 100 के बीच में, अभाज्य संख्याएं जो हमारे पास 1 से 100 के बीच में प्राप्त होती हैं, 1 से 100 के बीच में प्राप्त होने वाली जो भी अभाज्य संख्या है वो क्या है? 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 67 के बाद है 71, 73, उसके बाद है 79, 79 के बाद है 83 और 87, 87 नहीं 89, उसके बाद है 97। 1 से लेकर ये 100 तक की जो भी अभाज्य संख्याएं हमारे पास हैं वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये हमें 1 से 100 तक के अभाज्य संख्या हैं। ये अभाज्य संख्या आप कंठस्थ कर लें क्योंकि इनका बहुत सारा उपयोग है। अभाज्य संख्याओं को 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं को कंप्लीट करके माइंड में सेट कर लें क्योंकि इनकी आवश्यकता हमेशा होंगी। अगली जो संख्या है वो है सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो हमने पढ़ लिया, अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या ये क्या है? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या है? इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याएं। ये क्या होता है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होता है? सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो सह अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं, वैसी दो संख्याएं, सह अभाज्य संख्या उनको कहते हैं, ये हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। वैसी दो संख्याएं, कौन कितनी संख्याएं? दो संख्याएं। वैसी दो संख्याएं जिनका मासा HCF, जिनका मासा दो संख्याएं, वैसी दो संख्याएं जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम सम अपवर्तक मासा कितना हो? 1 हो। वैसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो वे अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वैसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिन दो संख्याओं का मासा 1 हो उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो है 2 और 3, इनका मासा करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। एक सम संख्या ले लें और एक विषम संख्या ले लें। दो लगातार संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है, इसलिए दो लगातार संख्याएं जो होती है वे क्या होती हैं? हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। अगर आप दो अभाज्य संख्या, दो
अभाज्य संख्याओं को लेते हैं, जैसे कि एक हमारा 5 हो गया और दूसरा 11 हो गया, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा भी एक ही होता है, तो इसे भी हम सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है, इसलिए इसे भी हम सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। आगे धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स। धनात्मक संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है? धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स क्या है? तो सभी संख्याएं जो होती हैं वो एक संख्या रेखा पर निरूपित की जाती हैं। उन संख्या रेखाओं, ये देखिए, ये एक संख्या रेखा हम ले लेते हैं, एक रेखा लेते हैं, इन पर अगर हम संख्याओं को निरूपित करते हैं तो ये एक संख्या रेखा हो जाती है। तो संख्या रेखा के एक मूल बिंदु लेते हैं जिसे शून्य माना जाता है, जिसका मान क्या होता है? शून्य माना जाता है। तो संख्या रेखा पर एक मूल बिंदु होता है जिसका मान शून्य होता है। मूल बिंदु वह केंद्र होता है जिससे कहीं भी जाए तो वहाँ से सभी तरह की दूरियां बराबर होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके दो साइड्स हैं, एक है दायां साइड, दायां, दूसरा है बायां। दो साइड्स हैं, दायां और बायां। दायां वाला जो साइड है उसको धनात्मक मान को निरूपित करता है, धनात्मक मान को इंगित करता है। ये धनात्मक मान को क्या करता है? इंगित करता है। और ये होता है ऋणात्मक मान को इंगित करता है। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक मान को इंगित करते हैं। संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती है वे सभी धनात्मक होती हैं। शून्य के दाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। और धनात्मक संख्याओं का मान हमेशा शून्य से क्या होता है? बड़ा होता है। धनात्मक संख्याओं का मान क्या होता है? हमेशा शून्य से बड़ा होता है। धनात्मक संख्याओं को हम शून्य के हमेशा दाईं ओर रखते हैं। धनात्मक संख्याएं अपने पहले वाली शून्य अपने बाईं वाली संख्या से हमेशा बड़ी होती है। धनात्मक संख्या यानी कोई भी संख्या अपने बाईं वाली संख्या से हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। संख्या रेखा पर दाईं ओर जो संख्या अंकित होती है उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या शून्य से हमेशा बड़ी होती है। और बाईं ओर जो होती है उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। शून्य के बाईं ओर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्याओं का मान हमेशा शून्य से छोटा होता है। ऋणात्मक संख्या हमेशा क्या होती है? शून्य से छोटी होती है। और धनात्मक संख्या हमेशा शून्य से बड़ी होती है। इस प्रकार हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को समझें। अगला जो हमें लिखना है वो है ऋणात्मक संख्या को ही जानना है। ऋणात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक संख्याएं, इसको बोलते हैं निगेटिव नंबर्स। ऋणात्मक संख्याएं, निगेटिव नंबर्स, ये निगेटिव नंबर्स होते हैं। इसको ऋणात्मक संख्याओं की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ देखिए संख्या रेखा है। संख्या रेखा में ये शून्य है, ये है शून्य। शून्य एक मूल है जिसके दोनों ओर संख्या निरूपित है। और जैसे जैसे हम दाएं ओर जाते हैं तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, और जैसे जैसे हम बाईं ओर जाते हैं हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। आगे बढ़ते क्रम में हम देखते हैं कि हर संख्या अपने पीछे वाली संख्या से बड़ी होती है। तो बाईं ओर जो संख्या निरूपित होती है संख्या रेखा पर, उससे दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है, चाहे वो धनात्मक में हो या ऋणात्मक में हो। अपने बाईं ओर स्थित संख्या से दाईं ओर स्थित संख्या हमेशा बड़ी होती है। तो ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या दोनों संख्या हम समझ पाएंगे। ऋणात्मक संख्याओं को माइनस यानी कि ऋण प्रतीकों से इंकित किया जाता है। इसके पहचान के लिए -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार हम ऋणात्मक संख्याओं को इंगित करते हैं, दर्शाते हैं। और धनात्मक संख्याओं का मान लिखने के लिए हम कोई भी प्रतीक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, धनात्मक प्रतीक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि संख्या को स्वतंत्र रूप से अगर लिख दिया जाए तो वो धनात्मक है ऋणात्मक उसके प्रतीक से हमें पता चल जाता है। अगर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो ये ऋणात्मक है, अगर कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो वो संख्या क्या है? अपने आप में धनात्मक होती है। अगला जो संख्या है वो है पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीगर्स। इंटीगर्स, ये पूर्णांक क्या है? तो अभी हमने धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पढ़ा, तो यही है पूर्णांक क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक क्या है? तो धनात्मक, जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं और जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, इन सबों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इन सबों के समुच्चय को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक कहा जाता है। जैसे देखिए आप -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार हम सभी संख्याएं प्राप्त होती है। इस प्रकार जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी क्या है? पूर्णांक है। ये पूर्ण अंक हैं। पूर्णांक का मतलब होता है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स को जो धारण किए हुए हैं उसे ही हम इंटीगर्स बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों को संयुक्त रूप से हम इंटीगर्स बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। देखिए एक संख्या रेखा के दाईं ओर और बाईं ओर स्थित सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं।
ये दोनों संख्याएं, दाईं ओर स्थित धनात्मक संख्याएं, बाईं ओर स्थित ऋणात्मक संख्याएं, ये दोनों संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अगली जो संख्या है वो है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अंग्रेजी में इसको रेशनल नंबर्स कहा जाता है। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। देखिए दोस्तों, कुछ भी सीखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है और समय हमें धैर्य की परीक्षा लेता है। ये जो समय है, इसको कहा जाता है कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। जो धैर्य के साथ और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं, उनका लक्ष्य एक न एक दिन जरूर मिलता है, उनको जरूर एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अतः धैर्य बनाकर, धैर्य के साथ पढ़ें, विश्वास के साथ पढ़ें, जो भी पढ़ें उसका रिवीजन जरूर करें, रिवीजन करते रहें ताकि आपको चीज़ें याद होती रहें। और सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी कहा ही गया है। सेल्फ स्टडी करते रहिए, जो चीज़ें समझ में नहीं आए। आज इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। वैसे प्लेटफॉर्म आज आपके समक्ष है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आप इस युग में हैं। सीखने के लिए बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा क्षेत्र है, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। सिर्फ अपने हौसले और उम्मीद और विश्वास को कायम रखिए, आशावादी बनिए, आशा कभी मत छोड़िए, उदास कभी मत होइए, हतोत्साहित कभी मत होइए। और ये मत देखिए कि आज का दिन खत्म हो गया तो दुनिया खत्म हो गई। हर रात के बाद एक नई सुबह होती है और हर सुबह एक नई आशा, एक नई उम्मीद और एक नए जीवन के साथ शुरू होती है। इसलिए नई आशा और नई उम्मीद के साथ आप भी अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहें, विश्वास और लगन के साथ लगे रहें। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता कठोर मेहनत और दृढ़ निश्चय से ही मिलता है। अतः दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो आपको कठोर मेहनत करना होगा और दृढ़ निश्चय बनकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। अगर फिर भी कहीं कुछ नहीं मिलता है तो चलिए कोई बात नहीं, उदास मत हो, क्योंकि अगर कुछ ना मिले लेकिन अनुभव तो प्राप्त होता है और अनुभव से कोई बड़ा हथियार नहीं होता है। कहा गया है कि कलेक्ट नॉलेज फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए आपके पास जो नॉलेज आया, जो अनुभव हुआ, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के उपयोग के लिए रखें, उसके इस्तेमाल करें। ये नहीं सोचें कि सब कुछ हम ही को प्राप्त होता है, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हम दे पाएँ, ऐसी आशा रखें। चलिए, तो अगला बात करते हैं हम परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या है? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं, या जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती है, p/q के रूप में होती हैं या जिन्हें हम इस रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या p/q के रूप में हो या p/q के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, p/q, अब देखिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं जो p/q के रूप में होती हैं। देखिए, 0 के नीचे 1 हमेशा है, 1 के नीचे 1 हमेशा है, 2 के नीचे 1 हमेशा है, 3 के नीचे 1 हमेशा है, 4 के नीचे 1 हमेशा है, 5 के नीचे 1। यानी जो भी संख्याएं, जो अभी तक हमने संख्याओं को पढ़ा है कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या, ये सभी संख्याओं के नीचे क्या होता है? 1 हमेशा रहता है। अतः ये संख्याएं जो है p/q के रूप में है, इसीलिए ये संख्या क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ये संख्या क्या हो गए? रेशनल नंबर्स हो गए, परिमेय संख्याएं हो गए। ये संख्याएं क्या हो गए? परिमेय संख्याएं। देखिए, और कहा गया है कि जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात इसका जो हर है, दो चीज़ें होती है, अंश होता है और हर होता है। इसका जो हर होता है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है, वो जो हर होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब आप देखते हैं 0 के नीचे 1 है तो ये परिमेय संख्या है, ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, इसके नीचे 0 नहीं है। लेकिन अगर कोई कह दे कि ये 3/0 ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये नीचे 0 हो गया। देखिए, अगर आपको कोई कहे कि एक सेब है, उसको 4 भागों में बांट देना है, तो एक सेब को 4 भागों में बांट दिया और एक भाग, इसका मतलब हुआ कि एक सेब है, उसको 4 भाग में बांटा, तो एक आदमी को एक भाग जो हुआ वो 1/4 हुआ। लेकिन वही आपसे कहे एक सेब है, उसको 0 भाग में बांटा, मतलब कोई भाग ही नहीं लगाया, तो क्या हम किसी को इसका कोई हिस्सा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों कहा गया है कि कोई भी संख्या p/q के रूप में होगी तभी वो परिमेय होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसकी भी एक शर्त है कि q का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या। अगला क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। इसको समझने से पहले हम परिमेय संख्याओं के रूप में एक और चीज़ समझ सकते हैं कि अगर आपको दिया कोई भी गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या दी हो, 1, 2, 3, 4 से लेकर कहीं भी संख्या दिया हो, उसके बाद दिया हो बटा के रूप में दिया हो 4/5, 3/8, ये सभी परिमेय संख्या। पूर्णांक के रूप में दिया हो 3/4,
2.3/4, 5.2, 1/2, 7.3/9 इस तरह अगर दिया हो तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर आपको दशमलव रूप में दिया हो जैसे 0.34, 5.23, अगर आपको ऐसे भी दिया हो 4.32 इस पर रेकरिंग दिया हो, अर्थात ये जो है अशांत है। अशांत क्या है और इसका मान क्या होगा, परिमेय होगा। क्योंकि ये अशांत तो है लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 4.32 इसमें सिर्फ 2 अंकों का जो क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। 2 अंक ही इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। जो शांत हो, जो अशांत हो लेकिन उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, तो ये परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याओं के संदर्भ में क्या समझता है कि दशमलव के रूप में हो तो एक तो हो, चलिए परिमेय संख्या जब हम पढ़ाएंगे बारीकी से तो उसमें हम पूरा समझा देंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि परिमेय संख्या 2 तरह के पाए जाएंगे, एक शांत होगा और एक अशांत होगा। 2 रूप में हमें प्राप्त होंगे परिमेय संख्या, हमें क्या 2 रूप में प्राप्त होंगे। इनका दशमलव मान जब हम करते हैं तो एक शांत होता है जैसे कि 4.3, ये शांत हो गया। दूसरा होता है अशांत, लेकिन इसमें एक शर्त क्या है कि ये आवर्ती रूप में होना चाहिए। शांत तो हो जाए, अशांत है लेकिन आवर्ती रूप में होना चाहिए। आवर्ती रूप जैसे देख लेते हैं, ये हो गया 4.32, यहाँ अगर हम डॉट देते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 फिर से आता रहेगा, 2 फिर से आता रहेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 4.3232, इसको ऐसे कर लिखते हैं तो इसका मतलब है 3 2 बारी बारी से आता रहेगा, अपने आप को रिपीट करता रहे। तो परिमेय संख्या 2 रूप में होंगे, एक शांत होगा जिसका दशमलव रूप शांत होगा, दूसरा होगा अशांत, लेकिन उसमें एक शर्त है कि वो आवर्ती रूप में होनी चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। तो वैसी जितनी भी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, p/q के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। p/q के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, p/q के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वैसे संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में प्राप्त कभी नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा हमेशा अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा और अनावर्ती होगा। क्या होगा, अनावर्ती। इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, अशांत होगा और अनावर्ती होगा। अशांत होगा और अनावर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, अशांत और अनावर्ती होगा। जैसे आप देख सकते हैं, या पाई का मान देख लें। पाई का मान जो है 22/7 ऐसा माना गया है, लेकिन एग्जैक्ट होता नहीं है। इसका दशमलव रूप होता है 3.14 ... मतलब ये अशांत अनावर्ती के रूप में हमेशा बढ़ते रहते हैं। फिर हम देख लेते हैं √2 का मान होता है 1.414, ऐसे होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 का मान होता है 2.236, ये अशांत अनावर्ती के रूप में होता है, ये 4/√3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, 4/3 अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 4/√3 ऐसे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जितने भी हैं इनका हम पूर्ण रूप से p/q के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। एक दशमलव रूप ले लेते हैं, यहाँ दे दें 2.2, 3, 5, 7, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 8, 7, 2, 3, 4 ऐसे दिया हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो गई हो। इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो गई हो, इसलिए इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। इन्हें हम कभी भी p/q के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम p/q के रूप में प्राप्त नहीं कर पाते, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अगला है वास्तविक संख्याएं। क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को बोलते हैं रियल नंबर्स। ये वास्तविक संख्या क्या आती है, जैसे वास्तविक संख्या वैसी संख्याएं जो वास्तव में होता है। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है जिसका एहसास हमें अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, वे सभी क्या है, वास्तविक वस्तुएं हैं। जैसे कि हवा वास्तविक है, पानी वास्तविक है, ये सड़कें, नदी नाले, पहाड़, पेड़, पर्वत, ये सभी क्या है, वास्तविक है, जिनका कोई ना कोई अस्तित्व है, वे सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जितने भी परिमेय संख्याएं हैं, अभी तक हम लोगों जो भी संख्याओं के बारे में पढ़े हैं तो वो वास्तविक संख्याओं के बारे में, परिमेय और अपरिमेय। जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं वे सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। आप देख सकते हैं कोई भी संख्या ले लें, प्राकृतिक संख्या ले लें वो परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या ले लें परिमेय संख्या है, धनात्मक संख्या ले लें परिमेय संख्या है, ऋणात्मक संख्या ले लें परिमेय संख्या है। वैसी सभी संख्याएं जो अभी तक हमने पढ़ा है, चाहे वो भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, संपूर्ण संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन वैसी संख्याएं जिनका दशमलव रूप
अशांत और अनावर्ती होता है वे अपरिमेय संख्या होती है। और परिमेय और अपरिमेय जब दोनों संख्याओं को आपस में मिला देते हैं तो वो क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। दोनों का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक चीज़ें वे होती हैं जो पृथ्वी पर मौजूद हो, हमारे पास मौजूद हो और उनका प्रत्यक्ष कोई प्रमाण हो, लेकिन जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें नहीं मिलता है वे अवास्तविक होते हैं। वे क्या होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1/2 परिमेय संख्या है तो वास्तविक है, √3 अपरिमेय संख्या है वास्तविक है, ये वास्तविक है। जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्या हैं वे सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या हैं। वे सभी क्या हैं, वास्तविक संख्या हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं, आगे हम देखते हैं कि ये 15 नंबर जो है अवास्तविक संख्या क्या है। अवास्तविक, अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं जिसको अनरियलिस्टिक नंबर्स कहते हैं। अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक नंबर्स, ये अवास्तविक संख्याएं क्या होती है। अभी हमने देखा कि वास्तविक संख्या, वास्तविक चीज़ें वैसी सभी चीज़ें जिन्हें हमें प्रत्यक्ष प्रमाण हो, जिनका हमें क्या हो, प्रत्यक्ष प्रमाण हो, या जिन चीज़ों का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं तो वे सभी चीज़ें वास्तविक कहलाती हैं। लेकिन अवास्तविक क्या है, जैसे आप देखते हैं जो हमारी कल्पना में है लेकिन कहीं भी उसकी वास्तविकता नहीं है। जैसे हम लोग अनजाना सा डर, जैसे भूत प्रेत पिशाच, ये सब क्या है, अवास्तविक चीज़ें। उसी तरह संख्या में भी अवास्तविक चीज़ें, जैसे देखिए आप कभी भी रूट के अंदर निगेटिव संख्या को नहीं देखे होंगे, ऋणात्मक संख्या को नहीं देखेंगे, ये क्या है, अवास्तविक संख्या है। आप रूट के अंदर कभी भी -1/4 इस तरह की कोई संख्या नहीं देखे होंगे, ये क्या है, अवास्तविक संख्या है। आप कभी भी इस तरह की चीज़ों को नहीं पाएंगे, ये क्या है, अवास्तविक संख्या है। आप ऐसे इस तरह के किसी भी प्रकार की चीज़ों को नहीं पाएंगे, ये क्या है, अवास्तविक संख्या है। ये अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या वैसी संख्या जिनका वास्तव से कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसी ही कोई कल्पना होती है। कोई कल्पना हम तो अपनी कल्पना को करने में आज़ाद हैं, कोई भी कल्पना कर सकते हैं, अपनी कल्पना से कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, ये सभी क्या है, अवास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जितने भी होते हैं, जितने भी वास्तविक संख्या होते हैं उनका वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। वास्तविक संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। पूर्णांक का भी वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक। देखिए वास्तविक संख्या का वर्ग क्या होता है, वास्तविक संख्या का वर्ग क्या होता है, धनात्मक होता है। वास्तविक संख्या का वर्ग क्या होता है, धनात्मक। वास्तविक संख्या जैसे आप देख सकते हैं -2, इसको जब हम वर्ग करते हैं तो क्या होगा, 4 मिलेगा। क्यों मिलेगा कि माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2 दूना 4। तो कभी भी हम वास्तविक संख्याओं का वर्ग क्या होता है, धनात्मक होता है। अब देखिए √3 × √3 तो क्या होता है, √3 × √3 तो क्या हो जाएगा, इसको हम √3 × √3 यानी 3 × 3, इसका मतलब हुआ कि √9 हो गया। 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से ले सकते हैं, 3 1/2 गुना 3 1/2। इसको हम जब गुना करने पर, जब देखिए बेस जब सेम हो तो गुना करने पर पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। बेस अगर सेम हो तो गुना करने पर पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ गुना हो गया 1/2 प्लस 1/2। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2/2। इसको जब हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 1 अर्थात 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम दो रूट की समान संख्या को गुणा करते हैं, यानी किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, तो हमें जो प्राप्त संख्या होती है वे क्या होती है, एक धनात्मक संख्या के रूप में हमें प्राप्त होती है। चाहे आप माइनस को गुना कर लें या प्लस को गुना कर लें, हमें हमेशा धनात्मक संख्याओं का वर्ग ही प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम। अगला जो है योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम, ये क्या है, इसको आराम से समझिए, बहुत बारीकी से समझिए, क्योंकि कभी कभी ये बहुत परेशान कर देता है। ये प्रतिलोम क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम, इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ये क्या होता है इसमें क्या होता है कि दी गई संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह बदल दिया जाता है। इसमें कोई भी संख्या, जैसे कि 5 दिया हुआ है, इसमें क्या होता है कि दी गई संख्या के धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह बदल दिया जाता है। तो 5 दिया हुआ है, तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम इसको हम बोलें तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम ये क्या होगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, इसमें क्या करना है कि सिर्फ चिन्ह को बदलना है। अगर धनात्मक दिया हुआ है तो उसको धनात्मक को क्या करना है, ऋणात्मक चिन्ह में बदल देना है, और ऋणात्मक चिन्ह को धनात्मक चिन्ह में बदल देना है। जैसे अगर आपके सामने दे दिया जाए 5/6, तो इसको हम क्या करेंगे, 6/5 नहीं कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, -5/6 करेंगे। क्योंकि क्या पूछ रहा है, ये योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। ये पूछ रहा है योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। इसका कभी भी क्या कहते हैं, सिर्फ
चिन्ह बदल जाता है, इसको चिन्ह बदल जाता है, ये पूर्णांक के रूप में है तो सिर्फ इसका चिन्ह बदल जाता है। अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो धनात्मक। अगर -7/8 दिया हुआ तो इसको क्या करेंगे 7/8 कर देंगे, ये हो गया। अगर दिया हुआ है -4 0.123 इस प्रकार दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम +0.123। अगर हम प्लस नहीं लगाते हैं तो भी चलेगा 0.123, हमारा ये आंसर हो गया। तो योगात्मक प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह को बदला जाता है। अब आता है गुणात्मक प्रतिलोम या गुण प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम या गुण प्रतिलोम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? इसमें कुछ नहीं करना है, दी गई संख्या, जितने भी संख्याएं दी गई है उसका अंश और हर बदलना है। इसमें चिन्ह नहीं बदला जाता है, इसमें अंश और हर को बदल दिया जाता है। दी गई संख्याओं के अंश और हर को बदल दिया जाता है। जैसे कि 5/6 दिया हुआ है तो इसका गुणात्मक जो प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। अंश को हर और हर को अंश कर देना। अगर यहाँ दिया हुआ -7/5 तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा सीधा हो जाएगा -5/7। इसमें चिन्ह को कुछ छूना भी नहीं है, चिन्ह का कोई बदलाव नहीं करना है, इसमें चिन्ह का कोई बदलाव नहीं करना है, इसमें चिन्ह का कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ अंश और हर के मान को बदल देना है। अगर आपके समक्ष दे दिया जाए 7.4, इसको कहेगा कि आप बदलिए। किस में बदलना है? आप इसको बदलिए, गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में आप इसको बदलिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसके नीचे तो 1 होता है परिमेय संख्या के हिसाब से, तो आप इसको 1/7.4। तो उससे पहले आप क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। 7.4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 7.4 है तो 7 दशमलव हटाएंगे, 4 लिखेंगे और दशमलव एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 10 लगा देंगे। कैसे लगता है आइए देखते हैं। 7.4 इसको क्या करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव है तो इसको 10 से गुना करते हैं, 10/10। तो क्या हो जाएगा, इसमें 10 से जब हम गुना करेंगे तो ये 74 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। इस प्रकार हम देख लेते हैं। इसको अगर हम काटते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसको उलट देंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 7 74। जब हम इसको उलट देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक ये क्या होता है? योगात्मक तत्समक क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ये होता है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक क्या होता है? इसमें क्या होता है, शून्य। आप देख सकते हैं ये शून्य है, शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं कि किसी भी संख्या को जब हम शून्य ऐड करते हैं, किसी भी संख्या में जब हम शून्य को ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, वो संख्या का मान वही होता है। इस संख्या मान ए में शून्य को ऐड कर दिए तो ए का मान ए ही रह गया, तो ये योगात्मक तत्समक। जैसे 3 में शून्य को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये 3 ही रह जाता है, तो इस शून्य को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक तत्समक कहते हैं। आगे है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, तत्समक कहने का मतलब है, आइडेंटिटी कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जिसको किसी भी अन्य संख्या में जोड़ने या घटाने पर उस संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि ये योगात्मक पूछ रहा है तो हमने प्लस किया, अगर ये ऋणात्मक पूछता मतलब अंतरात्मक पूछता तो हम माइनस भी कर सकते थे, लेकिन इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसी सभी संख्याएं, वैसी कोई भी संख्या जिसको किसी संख्या के साथ जोड़ देते हैं तो उस संख्या के मान में कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसे हम योगात्मक तत्समक कहते हैं। अब गुणात्मक तत्समक की बात करते हैं तो गुणात्मक तत्समक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी जो होता है वो पहचान होता है। आइडेंटिटी वो क्या होता है, पहचान को इंगित करता है। आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी, मतलब आपकी पहचान क्या है। तो इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। वो अपनी पहचान के लिए अपने पूर्वजों या किसी पर इंसान अगर आया है तो उसको अपनी पहचान खुद से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गुणात्मक तत्समक में एक को हम गुणात्मक तत्समक के रूप में मानते हैं, क्योंकि एक जो है किसी भी संख्या के साथ एक का गुना कर देते हैं तो उस संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, अतः एक गुणात्मक तत्समक है और शून्य जो है योगात्मक तत्समक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी आप समझे योगात्मक तत्समक क्या है, गुणात्मक तत्समक क्या है। योगात्मक तत्समक शून्य को कहा जाता है, योगात्मक तत्समक क्या कहा जाता है, शून्य को कहा जाता है, और गुणात्मक तत्समक एक को कहा जाता है। योगात्मक तत्समक शून्य को इसलिए कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी
शून्य को इसलिए कहा जाता है कि शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ देते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और गुणात्मक तथात्मक एक को इसलिए कहते हैं कि एक में किसी भी संख्या का गुणा कर देते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अतः हम शून्य को योगात्मक तथात्मक और गुणात्मक तथात्मक एक को कहते हैं। चलिए, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप हमारा सहयोग करते हुए अपने उज्जवल भविष्य को बनाने हेतु मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने आप को एक पहचान दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कठोर मेहनत की कामना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।